इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य के उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, इसको हिस्टोरिकल थ्योरी भी कहा जाता है। और हिस्टोरिकल थ्योरी ये कहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि राज्य के की जो उत्पत्ति है वो इतिहास के लंबे काल से धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के कारण जो व्यवस्था आई है उसके परिणाम के स्वरूप राज्य का उद्भव हुआ। कहने का मतलब है कि स्टेट ग्रेजुअली डेवलप्स फ्रॉम द एंटीक्विटी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के अतीत से धीरे धीरे इतिहास का राज्य का विकास होता है। आदमी के अंदर राजनीतिक चेतना धीरे धीरे आती है और धीरे धीरे फिर वो समाज और फिर समाज से समुदाय, समुदाय से राज्य में परिवर्तित होता है। तो स्टेट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट। राज्य जो है क्रमिक विकास का परिणाम है, ये इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं। तो ये सिद्धांत अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक है, अधिक साइंटिफिक है और तार्किक भी है। जो इतिहास के फैक्ट हैं उन फैक्ट्स के आधार पर स्पेक्यूलेट या अनुमान लगाया जाता है कि राज्य का विकास कैसे हुआ होगा। प्रिमिटिव स्टेट कैसा था, प्रारंभिक जो प्रिमिटिव मानव आदिम जो समाज का मनुष्य था वो कैसा था, फिर वो कैसे समूह में आया, फिर समूह कैसे विकसित हुआ और वो बड़े समूह में आया, फिर बड़ा समूह कैसे विकसित हुआ और फिर वो राज्य के रूप में आया। कबीले हुए, कुल हुआ जिसको क्लान, ट्राइब्स, ठीक है ना, पहले क्लान हुए, फैमिली हुआ, बहुत सारे फैमिलीज मिलके क्लान बनाया, बहुत सारे क्लान मिलके ट्राइब क्या कहते हैं ट्राइब्स बनाए, जनजाति बनाए। तो इस तरह से धीरे धीरे स्टेट विकास को प्राप्त करता है। तो गार्नर क्या कहते हैं इस सिद्धांत की व्याख्या, इवोल्यूशन थ्योरी की व्याख्या में गार्नर कहते हैं राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है, स्टेट इज नीदर द हैंडीवर्क ऑफ गॉड, न वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, ना द रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फिजिकल फोर्स। बहुत सारे लोग कहते थे कि फिजिकल फोर्स के कारण समाज एकता के सूत्र में बंधा। समाज में वो व्यक्ति जो फिजिकल फोर्स को, शारीरिक शक्ति से संपन्न था, उसके नेतृत्व में अपनी सुरक्षा के भाव से लोग संगठित हुए और संगठित होकर फिर उन्होंने राज्य बनाया। तो ये फोर्स थ्योरी के लोग ऐसी बात कहते हैं। तो गार्नर कहते हैं कि राज्य ना तो हैंडीवर्क ऑफ गॉड है, ना तो ईश्वर ने इसको बनाया है, ना ही उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, ना किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है। इट इज नीदर द क्रिएशन ऑफ रिजोल्यूशन आर कन्वेंशन, ना तो किसी समझौते की कृति है, नार अ मेयर एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, ना ही परिवार का विस्तृत रूप है। द स्टेट इज नॉट अ मेयर आर्टिफिशियल मैकेनिकल क्रिएशन, राज्य केवल यांत्रिक रचना नहीं है, मैकेनाइज्ड वे में विकसित हुई कोई संस्था नहीं है, बट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेचुरल ग्रोथ, क्रमिक विकास का परिणाम है। राज्य क्रमिक विकास का परिणाम है और प्राकृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से धीरे धीरे राज्य का विकास हुआ है। तो ये ऐतिहासिक सिद्धांत के समर्थक कहते हैं। आपने ये पढ़ा कि पहले जो कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ने राज्य को बनाया, कुछ लोग कहते हैं कि ये पितृ सत्तात्मक है, कि पहले जो समाज में परिवार का मुखिया होता था पुरुष, उसके नेतृत्व में परिवार संगठित होता था, फिर वो राज्य के रूप में परिवर्तित होता था। कुछ मात्र सत्तात्मक उत्पत्ति के समर्थक हैं, उन्होंने कहा कि मैट्रियार्कल थ्योरी, राज्य जो है मैट्रियार्कल हुआ करता था, कि माँ के संरक्षण में जो उसका शिशु होता था वो रहते थे और फिर धीरे धीरे वो माँ जो थी वो एक व्यवस्था को विकसित करती है और फिर राज्य का निर्माण होता है। कुछ लोग कहते हैं फोर्स जो है महत्वपूर्ण कारण था, लेकिन गार्नर ये कहते हैं कि स्टेट इज नाइदर द हैंडीवर्क ऑफ गॉड, ना द रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फिजिकल फोर्स, ना तो इसे ईश्वर ने बनाया है, ना तो ताकत का परिणाम है, ना समझौते का परिणाम है,
ना केवल विस्तार फैमिली का विस्तार है, ये एक यांत्रिक रचना भी नहीं है, ये क्या है, ये नेचुरल वे में नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है, प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे विकसित हुई संस्था है। अलग अलग चरणों में इसका विकास हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ उसकी बात हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं। लीकॉक ने भी यही बात दोहराई है। उन्होंने कहा राज्य का उद्गम क्रमिक विकास के आधार पे हुआ है। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। द स्टेट इज अ ग्रोथ स्टेट state is a growth and evolution, the result of a gradual process running throughout all known history of man and receding into remote and unknown past। यानी अतीत, दूर इतिहास, यानी बहुत इतिहास के बहुत पहले से धीरे धीरे राज्य का क्रमिक विकास होता है और क्रम से विकसित होता हुआ फिर ये अपने वर्तमान रूप में हमें दिखाई पड़ता है। तो इसको जो है इवोल्यूशनरी थ्योरी कहा जाता है। इवोल्यूशन धीरे धीरे इवॉल्व होता है, संस्थाएं बनती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, फिर परंपराएं आती हैं, फिर ट्रेडिशंस आते हैं, परंपराएं, ट्रेडिशंस, फिर कानून, फिर व्यवस्था, इस तरह से बहुत सारी चीजें निकल के फिर राज्य का निर्माण होता है। ये इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं। बर्गेस कहते हैं स्टेट इज अ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। राज्य मानवीय समाज का निरंतर विकास है, लगातार विकसित होता है। आउट ऑफ अ ग्रॉसली इम्परफेक्ट बिगिनिंग थ्रू क्रूड बट इंप्रूविंग फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशंस टुवर्ड्स अ परफेक्ट यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनकाइंड। अर्थात कभी असंगठित रूप से धीरे धीरे विकसित होता हुआ या अव्यवस्थित रूप से, क्योंकि शुरू में जो हम लोगों ने पढ़ा सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत भी पढ़ा, उन्होंने कहा शुरू में मानव स्वभाव था, प्राकृतिक अवस्था थी। उसी तरह से ये लोग भी कहते हैं कि प्रारंभ से एक लंबे इतिहास से धीरे धीरे कभी अव्यवस्थित रूप से, कभी टुकड़े टुकड़े में, और कभी मतलब खंडित रूप से धीरे धीरे विकसित होता हुआ वर्तमान के रूप को प्राप्त करता है। ठीक है, पहले छोटी संस्था होती है, फिर बड़ी संस्था होती है, फिर उससे बड़ी संस्था होती है, फिर उससे बड़ी संस्था होती है। यानी नीड्स जो हैं, आदमी की जो आवश्यकताएं हैं, व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, वो जो हैं व्यक्ति का विस्तार करती हैं, और जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का विस्तार होता है तो वो राज्य बन जाता है। ऐसा जो है राज्य की उत्पत्ति के जो विकासवादी सिद्धांत के समर्थक हैं वो कहते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है राज्य का विकास कैसे हुआ। अब देखिए, ये कुछ चरण ये बताए गए हैं कि इन चरणों में राज्य का विकास होता है। इवोल्यूशन ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी, पहली चीज है नेचुरल सोशल इंस्टिंक्ट, प्राकृतिक सामाजिक प्रेरणा। किनशिप, रक्त संबंध दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है रिलीजन, धर्म। चौथा बिंदु है शक्ति, शक्ति जो है भी राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां, और फिर पॉलिटिकल कॉन्शसनेस, अंत में आता है राजनीतिक चेतना। तो इनको हम लोग विस्तार से समझेंगे कि इन लोगों ने या इन चीजों ने कैसे राज्य के विकास में योगदान दिया। सबसे पहली बात है नेचुरल सोशल इंस्टिंक्ट। आप सभी लोग समझते होंगे, प्राकृतिक मतलब जो है, नेचुरल का मतलब होता है समथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, जो आदमी के स्वभाव का हिस्सा होता है वो नेचुरल है, यानी स्वाभाविक, हैबिचुअल, जो हमारे हैबिट्स से जुड़ा हुआ है वो होता है नेचुरल। तो स्वाभाविक सामाजिक इंस्टिंक्ट, अब इसको आप समझें, बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी व्याख्या आपको समझना चाहिए। इन नेचुरल सोशल इंस्टिंक्ट क्या है? हर व्यक्ति के अंतर्गत एक सामूहिक भावना होती है जन्म से ही, जब वो पैदा होता है। और इसीलिए अरस्तु कहते हैं कि मैन इज अ ग्रेगेरियस एनिमल। ग्रेगेरियस का मतलब होता है समूह में चलने वाला प्राणी। कोई भी अकेले व्यक्ति की कल्पना नहीं कर सकता है। अरस्तु बोलते हैं, अभी हम लोग आगे चलते हैं तो इसकी व्याख्या करते हैं। अरस्तु ने इस बात को कहा कि कोई भी व्यक्ति जो आकस्मिकता के कारण नहीं बल्कि स्वभाव से अलग रहता है तो वो या तो मनुष्य है या देवता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात अरस्तु ने कही है। कहते हैं कि अ पर्सन, एन इंडिविजुअल हु not by accident but by nature can live alone
इज आइदर अ गॉड और एन एनिमल। दो ही लोग हैं जो अकेले रह सकते हैं, या तो पशु रह सकता है अकेला, या तो ईश्वर अकेला रह सकता है। अगर मनुष्य है तो वो अकेला नहीं रह सकता है। ही हैज टू एसोसिएट हिमसेल्फ विथ अ ग्रुप। उसे अपने आप को किसी न किसी समूह से जोड़ना होगा। ये अरस्तु कहना है। मतलब ये है कि हमारे अंदर बाय नेचर ईश्वर ने हमारे अंदर इस तरह का भाव पैदा किया हुआ है कि हम या मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, एकाकी नहीं रह सकता है। वो ग्रेगेरियस है। ग्रेगेरियस माने होता है समूह में रहने वाला या ग्रुप में रहने वाला। वो समूह में रहने वाला प्राणी है। ये जो सामूहिक इंस्टिंक्ट है, ये जो सामूहिक भावना है, ये व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ती है। ये जो है जो विद्वान है वो कहते हैं। गेटल क्या कहते हैं, अभी आगे चल के हम लोग अरस्तु की बात का विस्तार करते हैं और अरस्तु की बात को पढ़ते हैं। गेटल कहते हैं कि लाइक अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस द स्टेट अरोज फ्रॉम मेनी सोर्सेस एंड अंडर वेरियस कंडीशंस एंड इट एमर्ज ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली। अब देखिए गेटल क्या कहते हैं, अन्य सामाजिक संस्थाओं की भांति राज्य भी बहुत सारे स्रोतों से, बहुत सारी परिस्थितियों से, और ऐसी परिस्थितियां जिनके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते, जिनको हम नहीं देख सकते हैं, अस्पष्ट रूप से डेवलप हुआ। यानी ये जो है इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वो परिस्थितियां कौन सी थी, वो संस्थाएं कौन सी थी, आदमी पहली बार कब समूह में आया, आदमी के अंदर पहली बार राजनीतिक चेतना का उदय कब हुआ, आदमी के अंदर ये बात कब आई कि उसे अकेले न रहकर एक समूह में रहना चाहिए, उसे राज्य के संगठन का निर्माण करना चाहिए, ये बात उसके अंदर कब आई, ये अज्ञात है, ये अगोचर। अगोचर माने समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, कोई ऐसी चीज जिसको हम देख ना सके। तो ऐसी परिस्थितियां जो गुप्त हैं, ऐसी परिस्थितियां जिनका कोई उत्तर हमारे पास नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों से होता हुआ राज्य धीरे धीरे विकसित हुआ। समर और केलर ने बहुत सुंदर तरीके से बताने की कोशिश की है, इसको आप समझें। समर और केलर कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू से एट व्हाट पॉइंट द स्टेट फर्स्ट अपीयर्स। यह कहना असंभव है कि राज्य सबसे पहले कब दिखाई पड़ा। एज इट इज टू डिटरमिन व्हेन मॉरल्स become law, or what hour the child becomes youth or the youth a man। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसको परिभाषित करने की कोशिश की है कि राज्य विकसित कैसे हुआ, उसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं यह कहना कि राज्य किस समय सबसे पहले दिखाई पड़ा, ठीक उसी प्रकार असंभव है जैसे यह कहना कि नैतिकता कब कानून बना, मोरालिटी कानून कब बना। हम ये जानते हैं कि कानून जो है, कानून वास्तव में, कानून का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो वास्तव में नैतिकता से निकल के आया। नैतिकता कानून कब बना, युवक कब प्रौढ़ बना, एक बच्चा कब युवक बना और एक युवक कब प्रौढ़ बना, इसके बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसी तरह से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में भी अंदाजा नहीं लगा सकते। ये समर और केलर का कहना है। कहने का मतलब है कि स्टेट का जो इमरजेंस है या राज्य का जो अस्तित्व है, राज्य का विकास है, उसके विषय में सही प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते। यानी कब पहली बार राज्य दिखाई पड़ा, ठीक उसी तरह से नहीं कहा जा सकता है जिस तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि एक बच्चा कब युवा बना और एक युवा कब प्रौढ़ बना। हम इसको नहीं गेस कर सकते। तो इसी तरह से राज्य के विकास के संबंध में भी गेस नहीं कर सकते। और इसीलिए कुछ बातें जो हम अपनी तरफ से, हम अपने अनुमान से, या जो विद्वान है उन्होंने अपने अनुमान से जो कुछ बातें दी हैं, उन्हीं पर हम अपनी बात को स्थापित करते हैं या उन्हीं सिद्धांतों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझने के लिए। तो पहली बात जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, नेचुरल सोशल इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट आप समझते हैं ना, इंस्टिंक्ट माने होता प्रवृत्ति। नेचुरल माने प्राकृतिक या स्वाभाविक, सोशल माने सामाजिक। उनका स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति, ये पहला कारण है राज्य या समूह के विकास का, ऐसा विद्वानों ने कहा है। तो अब इसको समझें। नेचुरल यानी स्वाभाविक, सोशल सामाजिक, इंस्टिंक्ट। सीधा सा अर्थ इसका यह है
कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक जो जीव है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति होती है, और ये स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति हम जन्म से लेकर अपने साथ चलते हैं। अब कल्पना करिए, बच्चा जब पैदा होता है तो माँ के संसर्ग में रहता है, तो स्वाभाविक प्रवृत्ति हो गई कि नहीं होगी? ये स्वभावता हो माँ के संसर्ग, माँ के संसर्ग से हटकर किसी जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। तो ये क्या है? नेचुरल। तो बाई नेचर, प्रकृति से मनुष्य को संसर्ग या सामाजिक संपर्क पसंद है, या प्रकृति से मनुष्य सामाजिक संपर्क में रहता है। तो वही चीज हम लोग बता रहे थे कि अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं मैन इज बाय नेचर अ सोशल एनिमल। मनुष्य जो है स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। हमें समाज में कोई भेजता नहीं है, हम समाज में खुद पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि वी आर इंस्पायर्ड बाय द नेचुरल इंस्टिंक्ट। हमारे अंदर की जो प्राकृतिक प्रवृत्ति है वो हमें समाज से जोड़ देती है, हम दूर रह ही नहीं सकते। अगर एक स्थान पे दो लोग हैं तो ये संभव नहीं है कि दोनों एक दूसरे के संपर्क में कभी ना आए। कभी न कभी उन दोनों के बीच संवाद की स्थिति बनती है, और ऐसा इसलिए होती है क्योंकि सामाजिकता मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो अरस्तु क्या कहते हैं? कहते हैं स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। जिस तरह से परिवार और दूसरी संस्थाएं प्राकृतिक संस्थाएं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उनके द्वारा कही गई है। वो कहते हैं कि परिवार क्या है? प्राकृतिक संस्था है। यानी प्राकृतिक माने स्वाभाविक, स्वाभाविक अर्थात स्वभावतः मनुष्य परिवार में जन्म लेता है, और जब परिवार में जन्म लेता है फिर वही परिवार धीरे धीरे विकसित होता हुआ राज्य बनता है। और फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा आदमी यानी व्यक्ति को किस चीज की तलाश होती है? एवरी पर्सन मूव्स टुवर्ड्स परफेक्शन। हर व्यक्ति पूर्णता की तरफ बढ़ता है। वो चाहता है कि वो एक ऐसी संस्था में पहुंचे जिस संस्था में उसकी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकें। तो बाई नेचर ऑफ हिज नीड, अपनी आवश्यकताओं के स्वभाव के कारण व्यक्ति के संपर्क में आता है। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो परिवार का निर्माण होता है। एक परिवार कुछ समय तक, एक जो फैमिली है वो कुछ समय तक आत्मनिर्भर रह सकता है। उस समय के पश्चात परिवार की आवश्यकताएं बढ़ती हैं। फिर वो परिवार बड़े समूह को खोजना शुरू करता है। कई परिवार आपस में मिल जाते हैं और एक कम्युनिटी बनती है। उस समय तक वो कम्युनिटी या वो समुदाय अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात उसे और बड़े समुदाय की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से परिवार के बाद फिर समुदाय के बाद बड़ा समुदाय, और बड़े समुदाय के बाद राज्य का जन्म होता है। ये क्या है? ये जो है बाय नेचर आदमी परफेक्शन की तरफ बढ़ता है, पूर्णता की तरफ बढ़ता है, और इसीलिए समाज का जन्म होता है। तो यही उनका आगे चल के वो कहते हैं, अरस्तु कहते हैं स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फॉर लाइफ। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है, एंड रिमेन्स इन एग्जिस्टेंस फॉर गुड लाइफ, और श्रेष्ठ जीवन के लिए बना रहता है। तो मनुष्य का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन है, और इस श्रेष्ठ जीवन उसको कहाँ मिलेगा? ये श्रेष्ठ जीवन उसको राज्य नामक संस्था में ही मिलेगा। ये श्रेष्ठ जीवन उसको परिवार में नहीं प्राप्त हो सकता। ये श्रेष्ठ जीवन उसको एक समूह में प्राप्त नहीं हो सकता। ये श्रेष्ठ जीवन उसको किसी समुदाय में नहीं प्राप्त हो सकता। इफ he wants to lead a good life, he has to come into association of state. उसे राज्य के संपर्क में आना होगा। तो ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, बाय नेचर, प्रवृत्ति से हम चलते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, प्लेटो कहते हैं, प्लेटो ने कहा कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। प्लेटो का कहना है स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। राज्य जो है व्यक्ति का परिवर्धित रूप है। नहीं, व्यक्ति जब अपने रूप का विस्तार करता है तो राज्य बन जाता है। और बड़े बहुत ही सुंदरता से उन्होंने इसकी परिभाषा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मैन जो है, मनुष्य जो है, पारस्परिक आर्थिक सहायता के लिए एक दूसरे के संपर्क में आता है। मैन कम इनटू कांटेक्ट विथ अदर्स ड्रिवन बाय म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। पारस्परिक जो सहायता है उसके लिए आदमी एक दूसरे के संपर्क में आता है। फिर क्या होता है? वो कहता है कि
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आया, फिर वो एक छोटा सा समूह बना, छोटा सा समूह बड़े समूह संपर्क में आया, और हर व्यक्ति की जरूरतें हैं। फिर क्या होता है, स्टेट स्वेल्स इनटू साइज, राज्य का आकार बढ़ने लगता है। और जब राज्य का आकार बढ़ने लगता है तो उसमें सैनिकों की जरूरत होती है, फिर सैनिक राज्य से जुड़ते हैं, फिर जब सैनिक और मजदूर दोनों लोग आपस में जुड़ जाते हैं तो कानून की आवश्यकता पड़ती है, फिर शासक उसके साथ जुड़ते हैं। तो प्लेटो ने भी कहा है कि आदमी के अंदर 3 मूल भावना होती है। पहली भावना होती है भूख, और जब भूख आपके अंदर पैदा होगी तो आप उत्पादन करेंगे, जब आप उत्पादन करेंगे तो समृद्ध होंगे, समृद्ध होंगे तो आपकी तरफ बहुत सारे लोग आकर्षित होंगे, बहुत आपकी जनसंख्या का विस्तार होगा। कहता है स्टेट स्वेल्स इनटू साइज, स्टेट का आकार बढ़ता है, स्टेट बिकम्स लग्जरियस, राज्य वैभवशाली हो जाता है। जब व्यक्ति परिश्रम करता है तो राज्य वैभवशाली हो जाता है। और ये जो वैभव है ये की जननी है, लग्जरी ब्रिंग्स अबाउट वार। वो कहता है वैभव युद्ध को जन्म देता है। लग्जरी जो है, जैसे आप संपन्न हुए, जैसे आप समृद्ध हुए, तैसे आपको भय लगा रहता है कि अपनी संपन्नता को कैसे सुरक्षित रखें, हम दूसरे के अतिक्रमण से अपनी संपदा को कैसे बचाएं, फिर आपको सेना की जरूरत होती है। तो यही चीज प्लेटो कहते हैं, एक छोटा ग्रुप, फिर बड़ा ग्रुप, फिर राज्य का विकास, फिर राज्य का वैभवशाली होना, राज्य के वैभवशाली होने से सेना का आना, सेना के आने से फिर शासक का आना। तो इस तरह से समाज बनता है। तो ये नेचुरल सोशल इंस्टिंक्ट है। अब इसको बहुत ज्यादा विस्तारित करने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, प्लेटो ने कहा स्टेट डज नॉट कम आउट ऑफ ओक्स और रॉक्स। राज्य ओक से नहीं पैदा हो, ओक जो है पेड़ है, वृक्ष है, बलूत, ओक से पैदा नहीं होता, रॉक चट्टानों से पैदा नहीं होता, लोगों से पैदा होता है, वो लोग जो उस व्यवस्था में रहते हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक स्वभाव के कारण व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आता है और इस तरह से राज्य का निर्माण होता है। तो विकासवादी सिद्धांत के समर्थक प्राकृतिक सामाजिक प्रेरणा को राज्य की उत्पत्ति का प्राथमिक कारण मानते, प्रमुख कारण मानते। दूसरा कारण उन्होंने कहा किनशिप। किनशिप माने होता रक्त संबंध। रक्त संबंध बड़ा प्रगाढ़ होता है। ब्लड रिलेशन जो है, जो ब्लड रिलेशन होता है बहुत ही गाढ़ा होता है। खून कहते हैं ना, एक कहावत कही जाती है, खून का रंग बड़ा गाढ़ा होता है। अर्थात रक्त संबंध समाज को एकता के सूत्र में बांधता है। जब कोई बच्चा किसी माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो माँ उस बच्चे को अपने से पृथक नहीं कर सकती और ना वो बच्चा अपनी माँ से पृथक हो सकता। क्यों? क्योंकि ब्लड रिलेशन है। अब ब्लड रिलेशन जो है ये बहुत ही क्लोजर होता है, ये समाज को एकता के सूत्र में बांधता है। पुराने समय में 2 सिद्धांत जो विकसित हुए, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत और पितृ सत्तात्मक सिद्धांत। ये मात्र सत्तात्मक सिद्धांत क्या है? जो समीक्षक हैं, जो विचारक हैं, जो विद्वान हैं, वो कहते हैं कि पहले जब समाज का विकास हुआ तो वो मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक माने मां का शासन चलता था। तो तर्क उन्होंने दिया, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि प्रारंभिक समय में जो व्यक्ति था वो शिकारी जीवन व्यतीत करता था, वो शिकार करता था। मेन वर वांडरर्स, वो वांडरर्स थे, एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते थे। तो जो पुरुष समाज था वो स्मूथली एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करता था। लेकिन जो महिला समाज था, क्योंकि उसके अंदर मातृत्व का गुण था, अगर कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो वांडरर नहीं हो सकती। शी कैन नॉट मूव, शी कैन नॉट शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक स्थान से दूसरे स्थान उतनी तेजी से शिफ्ट नहीं कर सकती जिस तेजी से पुरुष समाज शिफ्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में वो अपने बच्चे के साथ एक समाज में रह जाती है और उस बच्चे के पालन पोषण के निमित्त उस समाज में वो रुकी रहती है। धीरे धीरे वो समाज बनता है और वो माँ जो है उस समाज की मुखिया बन जाती है और वही समाज धीरे धीरे परिवार बन जाता है। ऐसा लोगों ने, जो मात्र सत्तात्मक राज्य के समर्थक थे, उन्होंने ऐसा कहा। तो इसी तरह से ये रक्त संबंध है कि किनशिप जो होता है, रक्त संबंध होता है, समाज को जोड़ता है। एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ता है क्योंकि रक्त संबंध है, हम रक्त संबंध से पृथक नहीं हो सकते। तो किनशिप होल्ड्स द सोसाइटी टुगेदर। रक्त संबंध समाज को एकता के सूत्र में बांधता है। मैकाइवर ने अपनी किताब मॉडर्न स्टेट में लिखा है, उन्होंने कहा है किनशिप क्रिएट्स अ सोसाइटी। उन्होंने कहा रक्त संबंध समाज को जन्म देता है एंड सोसाइटी एट लेंथ क्रिएट्स स्टेट।
और समाज जो है वो बाद में चलकर राज्य को जन्म देता है। यानी किनशिप से समाज पैदा होता है, रक्त संबंध से, कि एक ही खून के बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक साथ रहते हैं। उन्होंने समूह बनाया, फिर इसी तरह से दूसरा समूह बना, फिर तीसरा समूह बना, तो एक समाज बन जाता है। और बाद में जब समाज में कानून व्यवस्था और सरकार की स्थापना हो जाती है तो राज्य बन जाता है। तो मैकाइवर कहते हैं किनशिप क्रिएट्स अ सोसाइटी एंड सोसाइटी एट लेंथ क्रिएट्स अ स्टेट। रक्त संबंध समाज को बनाता है और समाज जो है बाद में राज्य को बनाता है। ये मैकाइवर का कहना है। हेनरी मैन ने भी अपनी किताब दी अर्ली इंस्टीट्यूशंस, उनकी किताब का नाम है अर्ली इंस्टीट्यूशंस, उसमें उन्होंने कहा है द मोस्ट रिसेंट रिसर्चेज इन प्रिमिटिव हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी points to the conclusion that the earliest tie which knitted men together in communities was consanguinity or kinship। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। वो कहते हैं समाज के प्राचीनतम इतिहास की जो नई खोजें हैं, जब हम उनको देखते हैं तो ये निष्कर्ष निकलता है कि समूहों को संगठित करने वाला, समूहों को एकता के सूत्र में बांधने वाला रक्त संबंध था। अर्थात रक्त संबंध से लोग एक दूसरे से जुड़े, धीरे धीरे जब उनका जुड़ाव बढ़ता गया तो उनको संगठन की आवश्यकता होती गई, और जब कई संगठन मिले तो वो एक समाज बना, और जब समाज को सरकार और कानून की आवश्यकता हुई तो राज्य बने। तो ये स्टेट इज अ ग्रेजुअल ग्रोथ। राज्य जो है धीरे धीरे विकसित होता हुआ आधुनिक संदर्भ में प्रकट हुआ समाज है। तो ये जो है अधिकांश किनशिप को उन्होंने बताया। फिर कहा ब्लड रिलेशनशिप आइदर आर अज्यूम्ड वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ यूनियन। यह माना जाता है कि रक्त संबंध जो था ये संघ का सबसे महत्वपूर्ण बंधन था। इसने लोगों को समूह में बांधने का काम किया, एक संघ बनाने का काम किया। It together clans and tribes and gave them unity and cohesion। इसने कुलों को, जनजातियों को एक साथ बुना, एक साथ निट किया, एक साथ जोड़ा, बाद में उनको एकता और सामंजस्य के सूत्र में बांधा, और एकता और सामंजस्य के सूत्र में बंधकर यही जो जनजातीय एकता थी, यही जो कुलों की एकता थी, बाद में राज्य बन गया। इन द अर्लीस्ट, सबसे पहले परिजनों को पिता के बजाय मां के माध्यम से पहचाना जाता है। जो अर्लियर किनशिप था, अर्लियर किनशिप वाज आइडेंटिफाइड विद द मदर, जिसकी बात मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था कि प्रारंभ में मां से किनशिप को हम पहचानते हैं। जो किनशिप संबंध था पहले वो मां से प्रारंभ होता था, और कैसे प्रारंभ होता था उसकी बात हम लोग अभी कर चुके कि मां जो है अपने बच्चे के वो कहीं जा नहीं सकती है, भाग नहीं सकती है, और फिर धीरे 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 एक समाज बनता है और समाज बाद में राज्य बन जाता है। और उस समय आप देखिए आदिम काल में पोलियंड्री, बहुपत्नी और क्षणिक विवाह, ट्रांजिएंट मैरिज रिलेशनशिप्स होते थे, और ये ट्रांजिएंट मैरिज रिलेशनशिप होते थे जो पुरुष समाज था, क्योंकि वो वांडरर और शिकारी था, शिकार से अपना जीवन बिताता था, उसने विवाह किया और फिर बाद में वो कहीं चला गया शिकार पे, आखेट में, और वापस नहीं लौटा। और ऐसी स्थिति में मां का ये दायित्व था कि उस समाज को एकता के सूत्र में बांधे। तो ये एक कारण था राज्य के उत्पन्न का। ये कुछ बातें जो लिखी हुई हैं। एसोसिएशन मोर विथ मदर फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। बच्चे जो होते हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे वो आर्थिक सुरक्षा हो, चाहे शारीरिक सुरक्षा हो, चाहे दैहिक सुरक्षा हो, वो मां के संपर्क में ज्यादा रहते हैं पिता के संपर्क की तुलना में। और फिर समाज जो बना वो मातृसत्तात्मक बन गया, और बाद में ये जो मातृसत्तात्मक समाज था बाद में पितृसत्तात्मक समाज बन गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुरुष वर्ग जो है फिजिकली महिला वर्ग से सुपीरियर होता है, और बाद में पुरुष वर्ग ने महिला वर्ग को सत्ता से अलग हटा के एंड ही कंट्रोल्ड ओवर द पावर, और जो समाज बना वो पितृसत्तात्मक समाज बना। तो इस तरह से बेटा डेवलपमेंट की बात होती है कि कैसे विकास होता है। मैंने आपको बताया कि ये स्पेक्यूलेशन है, ये जो है जो वैज्ञानिक हैं वो अपने हिसाब से तर्क देते हैं
किस तरह से राज्य बना होगा। धर्म तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम जानते हैं कि धर्म क्या है। धर्म जो है, रिलीजन इज अ ग्रेट यूनिफाइंग पावर। धर्म सबसे बड़ी एकीकरण की शक्ति है। आप देखते हैं कि धार्मिक स्थलों पर बिना आमंत्रण के लाखों करोड़ों की भीड़ लग जाती है। अभी आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि अभी ये महीना माघ का आने वाला है, जब कुंभ का मेला लगता है, विश्व का सबसे बड़ा मेला। अब आप कल्पना करें, क्यों? ड्रिवन बाई द फोर्स ऑफ रिलीजन। धर्म की ताकत से प्रेरित होके लोग वहां पहुंचते। तो धर्म क्या है? रिलीजन, रिलीजन एक ऐसी चीज है जो लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है। रिलीजन गिव्स अ टाइप ऑफ यूनिटी, एक प्रकार की यूनिटी प्रदान करता है लोगों को। लोग धर्म से जुड़ते हैं। कोई भी विश्व में धार्मिक संस्थान आप देख लें, कोई भी विश्व में जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, वहां पे लोगों का जमावड़ा होता है। तो धर्म एक महत्वपूर्ण, गेटल कहते हैं, रक्त संबंध और धर्म दोनों एक ही वस्तु के दो रूप थे, टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। किनशिप एंड रिलीजन बट द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम थिंग। एक ही चीज के दो पक्ष थे। एंड द यूनिटी एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द ग्रुप्स वर गिवन रिलीजियस सैंक्शन। और बाद में क्या हुआ? वो समूह, जो समूह था, समूह की एकता और उसके द्वारा संपादित किए जाने वाले कृत्य, उनको धार्मिक मान्यता प्रदान हो गई। तो रिलीजन जो है, शुरू से आप पढ़ें, हम आदम हव्वा की बात करते हैं, मनु शत्रुपा की बात करते हैं, ठीक है? तो ये सारे के सारे लोग क्या थे? ये सारी चीजें जो थी वो क्या थी? वो रिलीजन की तरफ जो है मोटिवेटेड थी। धर्म एकता के सूत्र में बांधने वाली बात थी। तो धार्मिक कारणों से लोग एकता के सूत्र में बंधे, जिससे राज्य धीरे धीरे विकसित हुआ। कुछ विद्वान धर्म को राज्य की उत्पत्ति का बहुत बड़ा स्रोत मानते हैं। गिलक्रिस्ट कहते हैं, परिवार उतना ही धार्मिक संघ था जितना स्वाभाविक। द फैमिली वॉज एज मच अ रिलीजियस एज अ नेचुरल एसोसिएशन। आप देखते होंगे, घरों में जब पूजा पाठ होता है, घरों में जब अनुष्ठान होता है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो फिर क्या होता है? ये जो उस समय आप सोचे, उस समय जब किसी समाज का विकास नहीं हुआ था, उस समय जब कोई राज सत्ता नहीं थी, उस समय जब कोई कानून नहीं था, तो इतने बड़े जमावड़े को किस तरह से नियंत्रित किया जाता रहा होगा? लोग अनुशासन में कैसे रहते होंगे? तो धर्म का जो भय था, जो नैतिकता का जो बल था, वो धर्म और नैतिकता का बल जो था, वो समाज को एकता के सूत्र में बांधा। इट वॉज द फोर्स ऑफ रिलीजन, इट वॉज द फोर्स ऑफ मोरालिटी। नैतिकता का बल था जिसके कारण मनुष्य एकता के सूत्र में बंधता था। विल्सन कहते हैं, किनशिप एंड रिलीजन वर कॉम्प्लीमेंट्री। रक्त संबंध और धर्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे। यह रक्त संबंध का धर्म जो था, इट वॉज अ साइन, इट वॉज अ सिंबल ऑफ रिलीजन। रक्त संबंध जो था, ये धर्म का सिंबल था, प्रतीक था। लोग जो रक्त संबंध के कारण एक दूसरे से जुड़ते थे, उसका कारण यह था कि वो अनुष्ठानों के आसपास, जब जब कभी कोई अनुष्ठान होता था, कोई व्यक्ति जो है पूजा पाठ करना शुरू करता था, तो वो लोग उनके साथ जुड़ते थे। और बहुत समय पहले क्या हुआ, लोगों ने धर्म का भय दिखा के, आपको बताएं, मेडिएवल हिस्ट्री जो यूरोप का है, मध्यकालीन जो युग है, वहां पे चर्च का शासन था। वो एक धर्म तंत्र था, चर्च का शासन था, लंबे समय तक चर्च का शासन था। थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स, जब आप आगे जाएंगे और पढ़ेंगे, तो दो तलवारों का सिद्धांत, एक सिद्धांत आता है। वो दो तलवार क्या था? एक तलवार राज सत्ता थी और दूसरी तलवार धर्म सत्ता थी, यानी चर्च को महानता थी। इसी तरह से आप देखिए, प्राचीन भारत में जो धर्म गुरु होता था, वो शासक से ऊपर होता था। धर्म गुरु के मार्गदर्शन पे ही शासन व्यवस्था संचालित होती थी। तो रिलीजन ये जो है एक यूनिफाइंग फोर्स था। इसने लोगों को एकता के सूत्र में बांधा और बाद में इससे राज्य का जन्म होता है। ये लोगों का विचार है। जेंग्स कहते हैं, कुटुंब के संगठन में एक मनुष्य एक ही देवता की पूजा करते थे, एक ही धर्म को मानते थे और मिलजुल कर धार्मिक कार्य करते थे। उस समय धर्म ही कानून था। रिलीजन वॉज द लॉ, रिलीजन ही लॉ था। धर्म की जो विशिष्टता थी, ये धर्म के द्वारा
जो शास्तियां, जो नियम दे दिए जाते थे, वही बाद में कानून बन जाते थे। तो जेंग्स कहते हैं इन अ फैमिली सेटअप पीपुल वर्शिप द सेम गॉड। एक परिवार में हर व्यक्ति एक ही ईश्वर की पूजा करता है। दे वर कमिटेड टू सेम रिलीजन, वो एक ही धर्म के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं और मिलजुल कर धार्मिक गतिविधियों का निर्वाह करते हैं। तो इस तरह से एकता बनती है और यही एकता बाद में राज्य को जन्म देती है। गेटल फिर आगे कहते हैं एट द इनिशियल स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास के प्रारंभिक और अत्यंत कठिन समय में धर्म ही बर्बरता पूर्ण अराजकता का नाश कर सका। यानी जो एनार्की था, जो पशुता थी, नैतिकता पशुता को, नैतिकता एनार्की को नियंत्रित करती है। हम कई बार ऐसा होता है कि आप कानून से नहीं डरते, लेकिन धर्म से जरूर डरते हैं। चोरी ना करें इसके लिए कानून है, फिर भी लोग चोरी करते हैं। लेकिन जब वो मंदिरों में पहुंच जाते हैं तो उनके मन से ये जो पाप है ये निकल जाता है। उनको लगता है कि ये पाप है, पाप और पुण्य के साये में बंध जाते हैं। तो इसी तरह से पहले भी धर्म की जो स्थापनाएं थी, धर्म के जो नियम थे, वो इतने मजबूत हुए कि बाद में कानून बन गए और उन्होंने राष्ट्र को सेटल किया। और जो मध्ययुगीन यूरोप था, जिसकी बात हम अभी आपसे कर रहे थे, उस समय तो जो प्रीस्ट थे, वही जो क्लैरिजी मैन थे, वही महत्वपूर्ण होते थे और वही शासन सत्ता को संचालित करते थे। तो इसलिए धर्म को लोग कहते हैं कि राज्य का प्रमुख जो है सूत्र है, या राज्य की स्थापना का या राज्य के विकास का प्रमुख सूत्र है। जेंग्स कहते हैं कन्वर्जन ऑफ पीपल सोसाइटी इनटू अ पॉलिटिकल सोसाइटी वाज, अब ये दूसरी बात, शक्ति की बात हम आते हैं, तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट आपने प्राकृतिक सामाजिक प्रवृत्ति पढ़ा। प्राकृतिक सामाजिक प्रवृत्ति जो थी वो राज्य की उत्पत्ति का कारण थी। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा किनशिप, रक्त संबंध, ये जो है राज्य के विकास का कारण था। तीसरा पॉइंट आपने पढ़ा रिलीजन, धर्म, राज्य के विकास का बहुत बड़ा कारण था। और चौथा पॉइंट है फोर्स, ताकत। फोर्स जो है राज्य की उत्पत्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और जेंग्स कहते हैं वार बिगिट्स द किंग। युद्ध जो है राजा को जन्म देता है और किसी भी राज्य का इतिहास दुनिया के सफल युद्धों में देखा जा सकता है कि एक जो बहुत ताकतवर राजा हुआ जिसके नेतृत्व में लोग संगठित हुए, उसने लोगों की सुरक्षा के उद्देश्य से युद्धों में भाग लिया और बड़े युद्धों को जीता। और बड़े युद्धों को जीतने के पश्चात उसने एक व्यवस्था कायम की। आप देखिए पहले भारतीय धर्म, जब महाभारत की बात आप करते हैं, आप सभी लोगों ने महाभारत को देखा भी होगा और हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी हो। तो जब किसी भी व्यक्ति का, किसी भी युवक का राज तिलक होता था तो सबसे पहले वो राज्य विस्तार के लिए निकलता था और वो अपने राज्य का विस्तार करता, तो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता था और बड़े समाज को एकता के सूत्र में मानता था। राजसूय यज्ञ किया जाता था और राजसूय यज्ञ का उद्देश्य सिर्फ ये होता था कि जो छोटे छोटे राज्य हैं हम उनको अपने कब्जे में करके एक विराट राज्य का निर्माण कर। तो वो क्या था, और अधिकांश जो सबल राजतंत्र थे, जो ताकतवर राष्ट्र थे या ताकतवर जो समूह थे, उनके साथ में दूसरे छोटे छोटे समूह जुड़े। उन्होंने दूसरे छोटे छोटे समूहों को जोड़ के एकता मतलब एक संगठन बनाया, एक बड़ा संगठन बनाया। तो ये इसको कहते हैं वार, युद्ध, शक्ति का प्रयोग। कि आदमी, व्यक्ति जो है उसके अंदर जो सबसे बड़ी इंस्टिंक्ट है वो इंस्टिंक्ट है अपनी सुरक्षा और अपने लोगों की सुरक्षा। एवरी पर्सन इज इंस्पायर्ड बाय द प्रोटेक्शन ऑफ हिज ओन लाइफ एंड द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ दोज हु आर एसोसिएटेड विथ हिम। वो अपने जीवन की सुरक्षा करना चाहता है और साथ ही साथ उन लोगों के जीवन की भी सुरक्षा करना चाहता है जिनका उससे किसी न किसी प्रकार का जुड़ाव। तो फिर वो क्या करता है, वो शक्तिशाली व्यक्ति के नेतृत्व में संगठित होता है। उसको मालूम है कि ये शक्तिशाली व्यक्ति है और ये शक्तिशाली व्यक्ति जो है ये हमें सुरक्षा प्रदान कर सकता है, ये हमें न्याय प्रदान कर सकता है और ये हमारी संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है।
और फिर वही जो शक्तिशाली व्यक्ति है, ही बिकम्स अ किंग इन अ लॉन्ग रन। एक लंबे अवधि में वही व्यक्ति राजा बन जाता है। एंड ही स्टार्ट्स फॉर्मेशन ऑफ लॉज, वो कानूनों का निर्माण प्रारंभ कर देता है। एंड ही स्टार्ट्स कंट्रोलिंग अ सोसाइटी, और वो समाज को नियंत्रित करना प्रारंभ कर देता है। तो इसीलिए जेंग्स कहते हैं कि राजतंत्रों, आधुनिक राजतंत्रों का इतिहास सफल युद्धों में छिपा हुआ है, कि बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े गए और उन युद्धों के कारण समाज को संगठित किया गया, और समाज को संगठित करके एक राज्य का निर्माण किया गया या राज्य बनाया गया। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण चीज था। वो कहते हैं वार बिगेट्स द किंग। मैकाइवर कहते हैं राज्य का उदय शक्ति के द्वारा नहीं हुआ, यद्यपि शक्ति के विस्तार यद्यपि राज्य के विस्तार में शक्ति ने महत्वपूर्ण भाग लिया है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको सुधार देता हूं। राज्य के विस्तार में शक्ति ने महत्वपूर्ण भाग लिया है। तो ये जो है बड़ी चीज। उसके बाद फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, कि अभी तक तो हम लोग ये कहते हैं ये कारण है, ये कारण है, लेकिन वास्तविक जो कारण है वो हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो वास्तव में राज्य का निर्माण करती हैं। हम सभी लोग आर्थिक गतिविधियों से बंधे हुए हैं। अर्थ जो है, धन जो है, हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, और इसी आर्थिक गतिविधि के कारण हम समाज का निर्माण करते हैं। अब इस समाज का निर्माण कैसे करते हैं, इसकी बात को हम लोग समझेंगे। और अभी मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। 2 पॉइंट रह गया है, ये 2 पॉइंट और इसके साथ ही साथ इसकी आलोचना हम लोग परसों पढ़ेंगे। परसों से आपका टाइम हम रीशेड्यूल करना चाहते हैं, और आप फिर से 11:30 से जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि समय को बदल दिया जाए। तो परसों से आप लोग 11:30 से जुड़ने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद